गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट क्लास में हमने पूरी एनाटॉमी पढ़ ली थी रीनल सिस्टम की। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ रीनल सिस्टम। ठीक है, फंक्शंस ऑफ रीनल सिस्टम क्लियर है। तो फंक्शंस ऑफ रीनल सिस्टम पढ़ने से पहले पिछली क्लास में शायद मैंने जहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया था ब्लड फ्लो में, तो वहाँ पे सबसे पहले से मैं फिर से बता देता हूँ एक बार इसको। सबसे पहले मैंने बोला था अब्डोमिनल अरोटा से रीनल आर्टरी में आती है, रीनल आर्टरी से सेगमेंटल आर्टरी में ब्लड जाता है, फिर सेगमेंटल आर्टरी से किस में आता है, इंट्रालोबार आर्टरी में आता है, इंट्रालोबार आर्टरी से किस में जाता है, आर्क्यूएट आर्टरी में जाता है, आर्क्यूएट आर्टरी से इंट्रालोब्यूलर आर्टरी में जाता है, इंट्रालोब्यूलर आर्टरी से फिर किस में जाता है आपका एफरेंट आर्टरियोल्स में जाता है, एफरेंट आर्टरियोल से किस में जाएगा, ग्लोमेरुलस में जाएगा, ग्लोमेरुलस से किस में जाएगा, इफरेंट आर्टरियोल्स में, इफरेंट आर्टरियोल्स के बाद हमने बताया था पेरीट्यूबुलर आर्टरी, पेरीट्यूबुलर आर्टरी के बाद पेरीट्यूबुलर वेन, पेरीट्यूबुलर वेन पेरीट्यूबुलर आर्टरी की यहीं पे हमने गलत बताया था, वहाँ पे था पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, कैपिलरी के बाद जाएगा पेरीट्यूबुलर वेन पे। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैंने जब डायग्राम बनाया था तब मैंने ऐसे ही बताया था कि आर्टरी से कैपिलरी में जाएगा, कैपिलरी से वेन में जाएगा। ठीक है, पेरीट्यूबुलर वेन के बाद किस में जाता है आपका, फिर जाता है आपका इंट्रालोब्यूलर वेन में, इंट्रालोब्यूलर वेन के बाद किस में जाता है, इंट्रालोब्यूलर वेन के बाद आर्क्यूएट वेन में, आर्क्यूएट वेन के बाद किस में जाता है, इंट्रालोबार वेन में, इंट्रालोबार वेन के बाद एफरेंट वेन में। तो ये प्रोसेस था, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, पहले आर्टरी फिर कैपिलरी। ठीक है, ये कैपिलरी है, आर्टरी से कैपिलरी में जाएगा, ऐसे ही तो होता है ना। सपोज ये होता है, ये कैपिलरी बेड है, यहाँ पे वेन होते हैं, ऐसे ही तो होता है। तो ये जैसे आर्टरी से कभी भी आपको इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्टरी से जब ब्लड आता है तो वो कैपिलरी के थ्रू जाता है, यहाँ पे कैपिलरी बेड होता है, फिर किस में जाता है, वेन में जाता है। तो आपको इसमें कुछ डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सिंपल सा इसको याद कर लेना। मैंने बाद में देखी वीडियो और फिर उसके बाद तो मैंने सोचा कि लेक्चर में बता दूंगा उसको। उसके बाद आज करते हैं फंक्शंस की बात। तो फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन तो होम्योस्टैसिस है रीनल सिस्टम का। रीनल सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, एनाटॉमी से भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो है आपका रीनल फंक्शन। इसको मैं बहुत अच्छे से डीप में पढ़ाने वाला हूँ, तो इसको ध्यान से देखिएगा, होम्योस्टैसिस। ठीक है, दूसरा आपने सुना होगा एक रास मैकेनिज्म, तीसरा आपने सुना होगा रेनिन का प्रोडक्शन होता है, तो या हम इसको हार्मोन प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, या हार्मोन का सिंथेसिस भी कहते हैं। मतलब रेनिन क्या करती है, किडनी होम्योस्टैसिस करती है, रास मैकेनिज्म को मेंटेन करती है, रेनिन का प्रोडक्शन करती है, मतलब हार्मोन का सिंथेसिस करती है। अगला एक्सक्रीशन भी करेगी। अगला यहीं पे आप देखेंगे कुछ ब्लड सेल्स भी प्रोड्यूस करती है, ब्लड सेल के प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। उसके अगला क्या आता है, रीअब्जॉर्प्शन, मतलब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेगी। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के अलावा क्या करती है, इलेक्ट्रोलाइट के अलावा करती है किडनी आपका कैल्शियम और विटामिन डी का, कैल्शियम एंड विटामिन डी का एक्टिवेशन। ठीक है, एक्टिवेशन बोल लो, ठीक, क्योंकि विटामिन डी तो किससे मिलता है, सनलाइट से मिलता है हमको। उसके अलावा और क्या बोल सकते हैं, एक आपने सुना होगा बफर की तरह भी किडनी काम करती है। बफर क्या होता है, जो हमारी बॉडी के पीएच को मेंटेन करते हैं। ठीक है, बॉडी में ब्लड के पीएच को, ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.35 से लेकर 7.45, ये नॉर्मल पीएच होता है ब्लड का। तो जब कभी भी एसिडिक हो गया या एल्कलिक हो गया तो किडनी क्या करती है, अगर एल्कलिक हो गया तो एसिड को बाहर निकाल देगी, एसिड का अब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेगी, उसको मेंटेन करेगी। अगर एसिडिक हो गया तो एसिड को बाहर निकालेगी, एल्कलाइन का ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगी। ये बात की बात है, इतना समझ लीजिए अभी कि बफर सिस्टम की तरह भी हेल्प करता है। 9th क्या फंक्शन हो सकता है, एक होता है काउंटर करंट फंक्शन। क्या होता है, काउंटर करंट फंक्शन, ये भी किडनी मेंटेन करती है। और लास्ट आता है आपका 10, क्या, वैसे मैंने लिख दिया इसमें हार्मोन वाला, और प्रोडक्शन ऑफ रेनिन मैंने लिखा है कहीं पे, तो रेनिन और हार्मोन मैंने एक ही साथ लिखे हैं, आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं।
क्लियर हो गया। तो ये हम पढ़ेंगे कुछ किडनी के फंक्शंस। क्लियर हो गया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ फंक्शंस, बाकी जितना हो पाएगा आज इस वाले लेक्चर में हम इनको कंप्लीट करते हैं। तो हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ये हमारे फंक्शंस थे किडनी के। अब हम एक एक करके इनको पढ़ रहे हैं। इनको पढ़ने का बहुत बड़ा कारण है, तो इनके अच्छे से नोट्स बनाइएगा आप। रीनल सिस्टम फंक्शंस, ठीक। क्या होता है हमारी बॉडी में ब्लड का अमाउंट होता है वो कितना होता है, मोर देन 5 लीटर। अब सपोज आपको हो गया हाइपोवोलेमिया। क्या हो गया, हाइपोवोलेमिया। अगर हाइपोवोलेमिया होगा मतलब क्या है, ब्लड भी कम होगा। अगर बाई चांस ब्लड 5 लीटर से कम होता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, बॉडी में सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लड से ही तो ऑक्सीजन जाता है। अब ब्लड कम हुआ तो ऑक्सीजन कम हुआ तो क्या होगा, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया अलग अलग ऑर्गन्स में होता है। तो किडनी में कैसे होता है, किडनी में 2 तरीके से होता है। एक तो होता है, आपने ये देखा होगा जो भी हम बना रहे थे, ये क्या था, एफरेंट आर्टरियोल। तो एक तो होता है आपका एफरेंट हाइपोक्सिया, क्लियर है। और एक दूसरा होता है पेरीट्यूबुलर हाइपोक्सिया। ये दोनों चीज़ें हमको देखने, पेरीट्यूबुलर हाइपोक्सिया, ठीक है। ये 2 हाइपोक्सिया हमको देखने को मिलते हैं कब, जब हाइपोवोलेमिया हो जाता है, ब्लड का अमाउंट कम हो जाता है हमारे, कहाँ पे, किडनी में। बॉडी में कम हो जाता है तो उसकी वजह से किडनी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है या किडनी में क्या हो रहा है, तो अब देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहला फंक्शन, ठीक है, होमियोस्टैसिस। हमने बोला था ब्लड सेल्स का भी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ब्लड सेल प्रोडक्शन। और क्या बताया था हमने, और कुछ बताया था, ब्लड सेल का प्रोडक्शन। और हमने एक और चीज़ बताई थी, उसमें हमने बोला था कि रेनिन का प्रोडक्शन करता है और रास मैकेनिज्म। क्या, रेनिन प्रोडक्शन और रास मैकेनिज्म। अब देखिए हम ये चारों को पढ़ लेते हैं एक साथ में। कैसे पढ़ेंगे, ये 4 फंक्शन है सपोज, ठीक है। वैसे तो 9, 10, 11 फंक्शन है, लेकिन अभी हम चारों को एक साथ पढ़ रहे हैं। कैसे, होमियोस्टैसिस का मतलब होता है बॉडी को मेंटेन करना। ब्लड सेल प्रोडक्शन का मतलब होता है ब्लड की सेल्स को क्या करना, प्रोड्यूस करना। रेनिन प्रोडक्शन मतलब एक टाइप का हार्मोन है, ये प्रोड्यूस होगा। रास मतलब इसमें सारे और भी हार्मोन प्रोड्यूस होंगे और या और हार्मोन पे इफेक्ट डालेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, क्या हमने बोला था, फिर से बनाते हैं। ठीक है, ये है एफरेंट आर्टरी, यहाँ पे आपका ग्लोमेरुलस है सपोज, ये आपका पीसीटी, ये आपका लूप ऑफ हेनल डिसेंडिंग वाला, और ये आपका असेंडिंग वाला लूप ऑफ हेनल। फिर यहाँ पे आ जाता है डीसीटी, ये डीसीटी वाला पार्ट है, और फिर वहाँ पे क्या आ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, यहाँ पे भी ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ से आ रही है, दूसरे वाले से लेके आ रही है। ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे खुलती है, पेपिला वाले पार्ट में, इतना हमको पता है। तो अब क्या होता है, अगर सपोज हाइपोक्सिया हो गया, एफरेंट हाइपोक्सिया किसे बोलते हैं, जब एफरेंट वाले आर्टरियोल में क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है, या यहाँ पे ये समझ लो ये सेंसर लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे ब्लड कम आया, मतलब जितना अमाउंट किडनी में ब्लड आता है 20%, 10% जितना भी आता है, तो अगर ब्लड आया तो क्या होगा, यहाँ पे एक विशेष टाइप की इंपॉर्टेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या रहती हैं, सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। उन सेल्स को बोलते हैं ग्लोमेरुलस सेल, या उसको बोलते हैं जेक्स्टा ग्लोमुलर सेल, या सिंपल अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो जेजी सेल। ये सेल कहाँ पे प्रेजेंट है, एफरेंट आर्टरियोल में। क्या करते हैं ये, यही करते हैं रेनिन का प्रोडक्शन। अब हम दूसरी, आपके दिमाग में बात आ रही होगी, सर ने एक वो भी पूछा था,
डबल एन आई एन वाला रेनिन, ये तो सिंगल एन वाला है, एक डबल आई एन वाला क्या होता है, तो ये बच्चों ये होता है आपका पाइलोरस वाले पार्ट में, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपने देखा होगा जब बेबी होता है छोटा सा, जब उसको ब्रेस्ट फीड करवाते हैं या कोई मिल्क फीड करवाते हैं तो उसके माउथ से क्या आता है, कर्ड की तरह आता है ना कुछ, मतलब जो मिल्क है वो फट जाता है और वो कर्ड की तरह दिखाई देता है, उसके माउथ से एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है वो, तो उसको बोलते हैं, वो होता है हमारा रेनिन की वजह से, ये वाले रेनिन की वजह से, जिसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, सिंथेसिस कहाँ होता है, प्रोडक्शन कहाँ होता है, वो होता है पाइलोरस वाले पार्ट में, ठीक हो गया। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं रेनिन की, ठीक, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि जैसे ही कम तब तक ये सेल नॉर्मल रहती है, जैसे ही यहाँ पे ब्लड का प्रोडक्शन कम हुआ तो ये जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और ये सीक्रेट कर देती हैं रेनिन। अब ये रेनिन कहाँ जाता है, ये रेनिन जाता है आपके ब्लड में, कहाँ जाता है, ये ब्लड में आएगा, यहाँ से यूरिन फॉर्म हुआ और फिर ये ब्लड में कहाँ चले गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, सिस्टमिक सर्कुलेशन से कहाँ गया, हार्ट में, ठीक है, फिर हार्ट से कहाँ जाता है, लीवर पे। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे ही रेनिन यहाँ पे गया, अब ये रेनिन क्या करता है, यहाँ से बॉडी में गया, बॉडी में पहुँच जाता है, क्योंकि रेनिन यहाँ से रिलीज़ हुआ, ये ब्लड में चले गया, ब्लड से बॉडी में चले गया, बॉडी में क्या होता है, अब देखिए बॉडी में हार्ट से कहाँ गया, लीवर में। अब लीवर में क्या होता है, लीवर में एक होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजियोटेंसिन, क्या होता है, एंजियोटेंसिन। तो ये लीवर में जाके रेनिन क्या कर देता है, एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट कर देता है और चेंज कर देता है एंजियोटेंसिनोजन को, एंजियोटेंसिनोजन होता है ये, है लीवर में होता है एंजियोटेंसिनोजन। ये एंजियोटेंसिनोजन को क्या कर देता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में चेंज कर देता है। अब यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, मैंने बोला एफरेंट आर्ट्रियोल से क्या निकला आपका, रेनिन, कहाँ गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, फिर कहाँ गया, हार्ट में, लीवर में, ठीक है। लीवर में क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन। अब ये एंजियोटेंसिनोजन को क्या कर देता है, एक्टिवेट, क्या कर देता है, एक्टिवेट। जैसे एंजियोटेंसिनोजन एक्टिवेट होता है, एंजियोटेंसिनोजन किस में चेंज हो जाता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट क्या करता है, अब ये एंजियोटेंसिन कहाँ जाता है, फर्स्ट। अब ये एंजियोटेंसिन लीवर में गया, लीवर ने क्या कर दिया, एंजियोटेंसिनोजन, ये किसने किया, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में किसने कन्वर्ट किया, रेनिन ने, क्योंकि वही तो आ रहा था। रेनिन रिलीज हुआ, अगर ब्लड कम हुआ तो वहाँ पे जो एफरेंट आर्ट्रियोल के सेंसर्स लगे हुए थे, जिनको हमने क्या बोला था, जेजी सेल्स बोला था, वो जेजी सेल्स क्या करते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल से रेनिन का सिक्रीशन करते हैं, जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, जहाँ से हार्ट में और लीवर में पहुँचता है। लीवर में एंजियोटेंसिनोजन होते हैं जो एक्टिवेट होके क्या बनते हैं, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट बन गया एंजियोटेंसिनोजन से। अब ये कहाँ जाता है, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट, ये जाता है लंग्स के पास, कहाँ जाता है, लंग्स के पास। अब लंग्स में क्या होता है, लंग्स में होते हैं एल्वेलाई, सबको पता है। अब एल्वेलाई की जो सरफेस होती है, जो एल्वेलाई की सरफेस होती है, वहाँ पे भी एक विशेष टाइप का इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट एंजाइम पाया जाता है, जिसको आप बोलते हो AC, ठीक है। अब ये AC क्या करेगा, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आप बताओगे मुझे, ये सुना होगा आपने। तो ये AC क्या करेगा, क्या करेगा ये बताओ, ये कन्वर्ट कर देगा किस में, फर्स्ट को किस में कन्वर्ट कर देगा, फर्स्ट ही तो कन्वर्ट हुआ था, एंजियोटेंसिन फर्स्ट ही यहाँ पे गया था। अब ये एस क्या कर देगा, जो कि लंग्स में पाया जा रहा है, ये कर देगा एंजियोटेंसिन सेकंड में चेंज, किस में कर देगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में। तो एंजियोटेंसिन सेकंड कहाँ पे बना हमारा, लंग्स में बन गया, क्लियर हो गया। अब ये लंग्स से एंजियोटेंसिन सेकंड बन के करता क्या है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड करेगा क्या, ये करता है 3 काम। पहला तो ये ब्रेन पे इफेक्ट करता है कि कौन से पार्ट पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर देता है। दूसरी चीज़, ये जो भी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो कैसे हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट। तीसरा ये काम करता है किस पे, एड्रीनल ग्लैंड पे। एड्रीनल ग्लैंड के कौन से पार्ट पे, एंजियोटेंसिन सेकेंड, कॉर्टेक्स पार्ट पे। कॉर्टेक्स वही होता है, मैंने बोला था जैसे किडनी में कॉर्टेक्स बाहर वाला, मेड्यूला अंदर वाला, वैसे ही जो हमारी एड्रीनल ग्लैंड है उसके कॉर्टेक्स मतलब बाहर वाले पार्ट में इफेक्ट करता है। बाहर वाले पार्ट में इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा होगा कि उसमें क्या होते हैं, अंदर वाले में तो क्या रहते हैं, बाहर वाले में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टेरोन सुना होगा आपने। तो एल्डोस्टेरोन रहता है, क्या रहता है, एल्डोस्टेरोन। कॉर्टेक्स वाले पार्ट में एल्डोस्टेरोन का क्या कर देता है, रिलीज करवा देता है। क्या करवा देता है, एल्डोस्टेरोन को इंक्रीज कर देता है। अब ये एल्डोस्टेरोन वर्क कहाँ पे करता है, एल्डोस्टेरोन वर्क करता है हमारे डीसीटी वाले पार्ट में। कहाँ पे वर्क करता है, डीसीटी वाले पार्ट में। यहाँ पे क्या करेगा इसको देखेंगे अभी, ठीक है। अब फिर से मुझे यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैंने बोला था ये सपोज बाउमन कैप्सूल है, ठीक है। यहाँ से निकला पीसीटी, फिर यहाँ पे वो हमारा आ गया था डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल, असेंडिंग लूप ऑफ हैनल, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ था, असेंडिंग लूप ऑफ हैनल के बाद ये क्या निकली थी, डीसीटी निकली थी। तो सोडियम और वाटर का जो भी अब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी में वो होता है यहीं पे। कहाँ पे होता है, सोडियम का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो होता है डीसीटी में। कहाँ होता है, डीसीटी में। क्लियर हो गया इतना। तो जैसे हाइपोक्सिया होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ इस बात को, मैंने ये बोला जो भी डीसीटी वाला पार्ट है, दूर वाला पार्ट है, उसमें क्या होता है, वाटर का अब्जॉर्प्शन, मतलब वो वाटर को अब्जॉर्ब करता है, और पीसीटी नहीं करता है या कम करता है। क्यों, क्योंकि हमने देखा है जैसे अगर सपोज ब्लड प्रेशर अच्छा है तो क्या होगा, जो भी ब्लड होगा वो क्या चले जाएगा, फास्टली जाएगा ना। तो फास्टली जाएगा तो नज़दीक, ये सपोज नदी में कोई भी चीज़ बह रही है तो आप उसको, अगर वो बहुत फास्ट बह रही है और उसके अंदर कुछ नारियल हैं तो आप उनको नहीं पकड़ पाओगे। अगर वहीं पे एक दूसरी नदी है जिसकी स्पीड बहुत स्लो है और उसमें स्लो नारियल आ रहे हैं तो आप उनको पकड़ लोगे। नारियल का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे नारियल को समझ लो सोडियम आप, ठीक है। अब क्या होता है, ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ये आ गया हमारा पीसीटी के बाद हमारा ये था, ये वाला पार्ट लूप ऑफ हैनल का डिसेंडिंग पार्ट, और ये हैनल, ठीक है। अब जैसे ही ब्लड यहाँ पे बनता है, बाउमन कैप्सूल में जो भी यूरिन का फॉर्मेशन हुआ या ब्लड का फॉर्मेशन जो भी हुआ, यूरिन आ गया नीचे को, तो क्या होगा, यूरिन के अंदर जो भी कंटेंट होंगे या जो भी फ्लूइड के अंदर जो भी कंटेंट होंगे, ठीक है, जैसे सोडियम है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लो होता है। कहाँ पे, पीसीटी पहला पार्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लो होने की वजह से सोडियम यहाँ पे अब्जॉर्ब नहीं होता है। कहाँ पे होता है, डीसीटी वाले पार्ट में, क्योंकि बहुत टॉप पे रहता है, यहाँ पे सोडियम का अब्जॉर्प्शन आसानी से हो जाता है। अगर आज के बाद कोई भी पूछे कि सोडियम का अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो मोस्टली सोडियम का अब्जॉर्प्शन होता है डीसीटी वाले पार्ट में, पीसीटी वाले पार्ट में नहीं होता। लेकिन अब हमारे पास कंडीशन क्या हुई है, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन ये हुई है कि हमारे पास जो ब्लड सप्लाई है वही कम आ रही है। अगर ब्लड सप्लाई कम होगी तो फिल्ट्रेशन भी कम होगा, जीएफआर डिक्रीज होगा कि नहीं। अगर जीएफआर डिक्रीज होगा तो ये जो ब्लड आ रहा था यहाँ से, यूरिन आ रहा था, इसका फ्लो कैसा होगा, बहुत तेज होगा, स्लो होगा। कम है तो बहुत ही स्लो आएगा, बहुत ही स्लो आएगा तो अब हमारी पीसीटी क्या कर लेती है, यहाँ पे अब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर लेती है। अब ये यहीं पे सोडियम को अब्जॉर्ब कर लेगी तो क्या डीसीटी वाले पार्ट में सोडियम का अब्जॉर्प्शन होगा, नहीं होगा, क्योंकि सोडियम का अब्जॉर्प्शन तो यहाँ पे हो जाता है। तो डीसीटी वाले पार्ट में क्या होगा, अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। ये कब हो रहा है, जब हाइपोक्सिया हो रहा है, ब्लड कम आ रहा है, रेनिन के पास कम ब्लड पहुँच रहा है, रीनल के पास में, ठीक है। तो उसी केस की बात कर रहे हैं हम। तो डीसीटी, अब यहाँ पे हमने, हमारा मकसद क्या था, ये सब करने का मकसद क्या था कि डीसीटी में क्या इंक्रीज हो, एल्डोस्टेरोन क्या कर देता है, डीसीटी में एक्ट करता है, डीसीटी में एक्ट करके वो इंक्रीज कर देता है सोडियम का और वाटर का अब्जॉर्प्शन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन का काम ये होता है। अब जैसे ही वाटर और सोडियम का अब्जॉर्प्शन बहुत बॉडी में ज़्यादा होगा तो वाटर लेवल बढ़ेगा, वाटर और सोडियम जैसे ही बढ़ेगा तो
फ्लूइड भी बढ़ेगा, तो फ्लूइड इंक्रीज होगा तो हमारा हाइपोवॉलीमिया ट्रीट हो गया, ठीक है। हाइपोवॉलीमिया ट्रीट हो गया तो हमारा जो बीपी था वो मेंटेन हो गया, क्योंकि बीपी कम हो गया था। अब बीपी कैसा हो गया, नॉर्मल हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, फ्लूइड बैलेंस हो गया। इतनी बात समझ में आई? दोबारा मैं समझा देता हूँ। मैंने बोला एंजियोटेंसिन सेकेंड एड्रीनल ग्लैंड पे, कॉर्टेक्स वाले पार्ट पे एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ा देता है, और एल्डोस्टेरोन कहाँ पे जाके एक्ट करेगा, वो करेगा डीसीटी पे। डीसीटी पे जनरली सोडियम का अब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन जैसे ही फ्लूइड कम होता है तो अब्जॉर्प्शन कौन कर लेता है, पीसीटी कर लेता है, तो डीसीटी पे अब्जॉर्प्शन कम हो पाता है। और अगर कम हो पाता है तो वाटर का अब्जॉर्प्शन तो बिल्कुल नहीं हो पाता, तो वाटर सारा बॉडी से बाहर चले जाता है, फ्लूइड बॉडी में कम हो जाता है। लेकिन मैकेनिज्म क्या है, एल्डोस्टेरोन जैसे ही डीसीटी पे वर्क करता है, यहाँ पे वाटर का अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। अब ये वाटर कहाँ जाएगा, बॉडी में इकट्ठा होते रहेगा। बॉडी में इकट्ठा होगा तो हाइपोवॉलीमिया वाली जो कंडीशन हो रही थी हमारी, वो ट्रीट हो जाएगी, मतलब हमारा ब्लड प्रॉपर बनने लग जाएगा। अगर अब ब्लड प्रॉपर है आपकी बॉडी में तो बीपी कैसा होगा, नॉर्मल हो जाएगा। अभी तक बीपी कैसा था, कम हो रहा था ना हाइपोवॉलीमिया की वजह से, तभी तो रेनिन सीक्रेट हुआ था। वही रेनिन कहाँ गया था, रेनिन सीक्रेट होने के बाद कहाँ गया था, अरे कहाँ गया था, रेनिन सीक्रेट होकर सबसे पहले कहाँ गया था, हार्ट के पास से लीवर में गया था, एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट कराया था, एंजियोटेंसिन फर्स्ट बना था, एंजियोटेंसिन फर्स्ट फिर कहाँ गया था, एल्वेलाई के पास गया था, जहाँ से एसी मिला था। एसी फिर क्या करता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। एंजियोटेंसिन सेकंड की ही कहानी हम पढ़ रहे हैं। एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, फिर 3 चीज़ों पे एक्ट करता है, एड्रीनल ग्लैंड पे, ब्लड वेसल पे, ब्रेन पे। एड्रीनल ग्लैंड पे तो उसने बीपी को मेंटेन कर दिया एक तरीके से, मतलब ये होमोस्टेसिस मैकेनिज्म एक जगह पे हो गई। क्लियर हो गया यहाँ पे। दूसरा, अब ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सॉरी एंजियोटेंसिन सेकंड का ही एक काम होता है ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने का। अब जैसे ही ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होती हैं तो ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। आप कोई पाइप को दबाते हो तो उसका प्रेशर इंक्रीज होता है, तो बीपी कम हो रहा था, यहाँ भी क्या हो गया, बीपी मेंटेन हो गया। तीसरा आता है ब्रेन पे एक्ट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे 2 ही हार्मोन होते हैं, एक तो पढ़ा होगा आपने ऑक्सीटोसिन, एक पढ़ा होगा एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन का तो कॉन्ट्रैक्शन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो ये एंजियोटेंसिन सेकंड ब्रेन में पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच का सिक्रीशन करवाता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक समझने से पहले डाययूरेटिक हार्मोन समझिए। डाययूरेटिक्स क्या होते हैं, जैसे आप बोलते हो ना कि बीपी बढ़ गया तो डाययूरेटिक्स दे दिए। डाययूरेटिक्स वो कंटेंट होते हैं जो आपकी बॉडी से फ्लूइड को बॉडी से आपके बाहर निकालते हैं, ठीक है, फ्लूइड को जो बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब मैंने लगा दिया एंटी डाययूरेटिक, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एंटी डाययूरेटिक का मतलब क्या हो गया, अब ये बॉडी से फ्लूइड को बाहर नहीं जाने देगा या कम जाने देगा। तो जैसे ये बॉडी से बाहर कम जाने देता है तो क्या होता है, कैसे होगा, ये एडीएच यहाँ पे काम करता है, किस पे काम करेगा, कलेक्टिंग डक्ट पे। कैसे काम करता है, ये कलेक्टिंग डक्ट पे क्या करता है, जो वाटर का अब्जॉर्प्शन वहाँ पे भी होता है तो वहाँ पे बढ़ा देता है वाटर का अब्जॉर्प्शन। अब ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, सॉरी अब्जॉर्प्शन तो यहाँ पे हो गया, दोबारा से अब्जॉर्प्शन को बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। कलेक्टिंग डक्ट लास्ट वाला पार्ट, वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी में लेवल बढ़ रहा है वाटर का, तो क्या होगा, अब बॉडी के जो वेसल्स होंगे, जो ब्लड वेसल्स में चले जाएगा। अब ब्लड वेसल्स में अगर फ्लूइड चले गया मतलब ब्लड का बढ़ गया, ब्लड अगर बढ़ गया तो हो गया ना आपका बीपी मेंटेन हो गया। तो ऐसे हमारी बॉडी ने होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म कर ली। इसी मैकेनिज्म को हमने रास मैकेनिज्म भी बोला। होम्योस्टेसिस का मतलब तो बॉडी को मेंटेन करना है, रास मैकेनिज्म का मतलब आपने समझ गए होंगे। सबसे पहले अब इसको एक फ्लो चार्ट में बना लेते हैं फटाफट से, जैसे हम हर बार फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे भी बना लेते हैं। सबसे पहले हमने बोला क्या होता है, एफरेंट आर्टरियोल्स होते हैं, उन पे कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, जेजी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो सीक्रेट क्या करती हैं, रेनिन सीक्रेट करती हैं। क्या सीक्रेट करती हैं, रेनिन सीक्रेट करती हैं। ये ब्लड में चले जाती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, सिस्टमिक सर्कुलेशन से कहाँ जाती है, लीवर में चले जाती है हार्ट से होते हुए, ठीक है, हार्ट से होते हुए लीवर में गई। लीवर में क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन होता है, एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन को क्या करता है, जैसे लीवर में रेनिन पहुंचता है, ठीक है, रेनिन पहुंच गया यहाँ पे, ये एक्टिवेट कर देता है, एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट कर देता है। इसका काम इतना है, जैसे ये एक्टिवेट होता है इसी की फॉर्म होती है, एंजियोटेंसिन की ही फॉर्म होती है, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन फर्स्ट। क्या होती है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट। अब अगर एंजियोटेंसिन फर्स्ट में हो गई तो क्या होगा भैया बताओ,
ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट दौड़ा जाता है लंग्स के पास में, और लंग्स के पास में होता है ACE, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा है। ACE होता है, तो ये ACE क्या करता है, लंग्स जो एल्वेलाई होती है ना उनकी सरफेस पे प्रेजेंट होता है। तो जैसे इसको एंजियोटेंसिनोजन मिलता है तो ये ACE इसको चेंज कर दे सॉरी, ये एंजियोटेंसिन को किस में चेंज कर देता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में। जब एंजियोटेंसिन सेकंड में चेंज होता है तो हमने बोला एंजियोटेंसिन सेकंड 3 चीज़ें करता है। एक तो सबसे पहले किस पे काम करेगा, एड्रीनल ग्लैंड पे काम करेगा। उसके कौन से पार्ट पे, कॉर्टेक्स वाले पार्ट पे, जो बाहर वाला पार्ट है। क्या सीक्रेट कराएगा वहाँ से एल्डोस्टेरोन को बढ़ा देगा। ये एल्डोस्टेरोन कहाँ पे काम करते हैं, ये करते हैं DCT पे काम। और DCT का काम क्या होता है, सोडियम का अब्जॉर्प्शन करना। सोडियम का अब्जॉर्प्शन हाइपोक्सिया की वजह से कौन कर रहा था, PCT कर रहा था, जो नहीं करना चाहिए था। तो सोडियम और वाटर का अब्जॉर्प्शन कौन करने लग जाता है, DCT करने लग जाता है, और बॉडी में फ्लूइड बढ़ जाता है, जिससे BP मेंटेन हो जाता है। दूसरा, ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, तो उससे भी क्या होगा, BP इंक्रीज हो जाएगा या नॉर्मल हो जाएगा। तीसरा, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे काम करके वहाँ से ADH हार्मोन को सिक्रेट करवाता है। ADH हार्मोन किस पे काम करता है, कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है। कलेक्टिंग डक्ट वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। अगर वाटर रीअब्जॉर्ब ज़्यादा होगा तो फ्लूइड भी कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर फ्लूइड इंक्रीज हो गया तो बॉडी में ब्लड का लेवल कैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये था हमारा रास मैकेनिज्म। तो हमने इसमें 3 चीज़ें पढ़ ली। क्या क्या पढ़ी, बताइए क्या क्या पढ़ी। हमने पहला बोला था हम होम्योस्टेसिस पढ़ेंगे, पढ़ लिया हमने। दूसरा हमने बोला था, दूसरा क्या बोला था हमने, क्या पढ़ेंगे, दूसरा हमने बोला था रास मैकेनिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, दूसरा रास पढ़ेंगे। तीसरा हमने पढ़ा था जो रेनिन सिक्रीशन हो रहा है, रेनिन के बारे में पढ़ेंगे, 3 फंक्शन। चौथा हमने पढ़ा था कि जो ब्लड सेल्स होती हैं वो पढ़ेंगे। ओहो, मतलब 1 रह गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अभी तक तो हमने 2 तरीके के हाइपोक्सिया पढ़े थे। कौन से हाइपोक्सिया पढ़े थे, एक तो पढ़ा था हमने, ये कौन सा पढ़ रहे थे हम, एफरेंट हाइपोक्सिया, यही तो पढ़ रहे थे, एफरेंट हाइपोक्सिया। दूसरा मैंने बोला था कौन सा, एफरेंट हाइपोक्सिया हमने पढ़ लिया। एफरेंट हाइपोक्सिया जैसे ही होता है रेनिन वहाँ से सीक्रेट हो जाता है, ठीक है, रेनिन वहाँ से सीक्रेट हो जाता है। अब दूसरा है हमारा पेरीट्यूबुलर हाइपोक्सिया। क्या है, पेरीट्यूबुलर हाइपोक्सिया। अब इसमें कोई अनुमान लगा सकता है कि क्या होगा। हमारा जो लास्ट फंक्शन बचा है, चौथा वाला फंक्शन तो बहुत है, चौथा वाला फंक्शन जो बचा है, ब्लड सेल्स वो प्रोडक्शन होंगे। वो कैसे होंगे, जैसे ही क्या होता है, जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी पढ़ी थी आपने, क्या पढ़ी थी ना, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। जो इफ्रेंट आर्ट्रियोल के बाद क्या मिल रहा था हमें, पेरीट्यूबुलर आर्टरी मिल रही थी इफ्रेंट आर्ट्रियोल के बाद। पेरीट्यूबुलर आर्टरी के बाद कैपिलरी मिल रही थी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के बाद पेरीट्यूबुलर वेन मिल रही थी। अब ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में जब ब्लड कम पहुंचता है तो उसको बोलते हैं पेरीट्यूबुलर हाइपोक्सिया। ये भी क्या करती है, एक सेंसर का काम करती है भैया, तभी तो हाइपोक्सिया देखने को मिल रहा है यहाँ पे ये क्या करती है, जैसे यहाँ पे सिक्रीशन कम होता है तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें होने लग जाती हैं। एक तो होता है इरेथ्रोपोइटिन, में हेल्प कर देती है। एक होता है थ्रोम्बोप्रोटीन, और एक होता है ल्यूकोपोइटिन। अब जैसे ही पेरीट्यूबुलर हाइपोक्सिया होता है, ये हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ा देती है। एरिथ्रोपोइटिन से आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, थ्रोम्बोप्रोटीन से प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, ल्यूकोपोइटिन से डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो अब इंक्रीज हो गया तो हमारा जो